बेटा, अपनी बहन का ख्याल रखना, पापा ने बोला था। पापा ने मरने से पहले यह वसीयत की थी, मेरे नाम मार्केट में 2 जगह जमीन है। एक मैंने तुम्हारे लिए ले रखी है और एक अपनी बेटी सुरभि के लिए। अब वो मार्केट तुम्हारी अमानत है। अपनी बहन को विदा करते वक्त तुम उस जमीन को दो या ना दो, मगर एक बाप की तरह उसे आशीर्वाद जरूर देना। मैं पापा की बात समझ चुका था, मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे और फिर पापा ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। जब मेरी बहन को ये पता चला कि अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी हालत बेहद खराब हो गई। वह चीखने चिल्लाने लगी, बस पापा को ही आवाज देती रही, पापा पापा पापा। बार बार उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, क्योंकि मेरी माँ तो बहुत साल पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन ही थे, और ऐसे मुश्किल वक्त में हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। रिश्तेदार कुछ दिन हमारे साथ रहे और फिर अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता था। पापा की आखिरी वसीयत जो थी, कभी उसके साथ गुस्सा नहीं करता था, बिल्कुल वैसे ही रखता था जैसे पापा ने कहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो मेरी सबसे प्यारी, मेरी लाडली बहन थी। मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। खानदान की औरतें मेरे पास आती और बहाने बहाने से यही कहती, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं, तुम्हारा भी घर संसार बस जाएगा। मगर मैंने फैसला कर लिया था, मुझे शादी अपने जान पहचान वालों में कभी नहीं करनी। सबकी नज़र हमारी मार्केट पर थी। मेरी बहन की उम्र अभी 19 साल ही थी और इसलिए बहुत से रिश्ते आने शुरू हो चुके थे। लेकिन मैं जल्दीबाजी में फैसला करने वालों में से नहीं था। मैं जानता था, खानदान भर में ये बातें मशहूर हो चुकी थीं कि मेरी बहन के नाम एक मार्केट है जिसका किराया ही अच्छा खासा आता है। मैं अपनी बहन की शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना चाहता था जो उससे सच्चा प्यार करे, उसकी दौलत के पीछे ना हो, बल्कि उसे पसंद करके उसे खुशियां दे, उसकी इज्जत करे। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था और फिर मेरी मुलाकात राखी से हुई। पहली नज़र में ही मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। मैंने उसे अपनी मार्केट की दुकान पर देखा था। हमारी भी वहीं एक दुकान थी जहां हम रोजमर्रा का सामान बेचते थे। दुकान पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी और वहीं से मुझे राखी पसंद आ गई थी। मैंने बिना देर किए उसके घर रिश्ता भिजवा दिया और फिर हमारी शादी हो गई। मेरी शादी पर सबसे ज्यादा खुश कौन थी? मेरी बहन। बहनों के तो अरमान ही यही होते हैं कि वे अपने भाइयों की खुशियां देखें। और मेरी बहन, वह तो मुझ पर जान छिड़कती थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मेरी बहन के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। वैसे भी मुझे अपनी पत्नी राखी पर पूरा भरोसा था। वही सुरभि लिए रिश्ते ला रही थी और उन्हीं में से एक रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वह रिश्ता अपनी बहन को बताया। इस बात से उसे कोई ऐतराज नहीं था। कहने लगी, भाई, आपको जो ठीक लगे आप वही करो। मैं आपकी पसंद से राजी हूँ। मैंने मोहित के साथ अपनी बहन की शादी कर दी, लेकिन शादी के समय मैंने उसे बहुत ही कीमती सामान दिया था। ऐसे तो लोग अपने बेटों की शादी भी नहीं करते, जैसे शादी मैंने अपनी इकलौती बहन की थी। बस एक माँ बाप थे जो मैं उसे लाकर नहीं दे सकता था। बाकी मैंने उसके दहेज में कोई भी कमी नहीं आने दी थी। मोहित ने तो दहेज के नाम पर एक आना भी नहीं मांगा था, लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ अपनी बहन को दे दिया था। सब कुछ जो मुझसे बन पड़ा मैंने उसे दिया। सुरभि भी यही कहती रही, भाई, इतना सब कुछ मेरे लिए मत करो। आखिर मैं इतने सामान का क्या करूंगी? मुझे तो ज्वेलरी पहनने का भी शौक नहीं है। सोना पहनना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। राखी मेरे साथ खुश थी और जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। मेरी बहन पहले हर हफ्ते मेरे पास चक्कर लगाया करती थी। उसका पति विदेश में काम कर रहा था। अपने घर में अकेली रहती थी। जब भी उसका दिल करता हमारे घर आ जाती थी। फिर हम साथ बैठकर खाना खाते, बचपन की यादें ताज़ा करते और माँ बाप के साथ बिताए पल याद करके हंसते रोते रहते।
लेकिन धीरे धीरे राखी का सुरभि से व्यवहार बदलने लगा। मेरे सामने तो ठीक रहती, लेकिन फिर कहती, देखो, भले ही तुम्हारा पति विदेश में रहता हो, लेकिन तुम्हें अपने घर पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह तुम्हारी सास को तुम्हारे खिलाफ बोलने का मौका मिल जाएगा। रोज रोज तुम्हारा अपने भाई के घर आना ठीक नहीं है। मेरी बहन समझ चुकी थी कि मेरी पत्नी उसका रोज रोज आना पसंद नहीं करती। राखी की मोहब्बत में इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि मैं उसे मना करना भी मुनासिब नहीं समझा। यही सोचा कि राखी जो कह रही है वह सही ही होगी। धीरे धीरे सुरभि ने मेरे घर आना बहुत कम कर दिया। कोई खास मौका होता, तीज त्योहार या कोई फंक्शन, तभी आती। भगवान ने पहले मेरी बहन की गोद भर दी। उसे एक बेटा हुआ था, बहुत खूबसूरत। वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन हम दोनों को अभी भी कोई औलाद नहीं हुई थी। जब भी मैं राखी से बच्चे की बात करता तो वह लंबे लंबे भाषण देकर मेरा मुंह ही बंद करवा देती। कहती, भगवान को न जाने क्या स्वीकार है, हमें बच्चा देगा भी या नहीं। उसकी बातों से मैं समझ चुका था कि उसे बच्चों से कोई खास मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वह आज़ाद रहना पसंद करती थी। उस दिन मैं मार्केट में था, जब अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। कॉल सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरे बहनोई मोहित का विदेश में भयानक एक्सीडेंट हो चुका था और मौके पर ही उसने अपनी जान गंवा दी थी। ये खबर सुनते ही मेरी बहन सुरभि पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। मैं तो खुद को संभाले हुए था, मर्दों में सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं बहन के पास पहुंचा, वो मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे यूं रोता देखकर मैं भी उसे हौसला देने लगा, लेकिन अपने आंसू पर काबू नहीं पा सका, क्योंकि अपने जीजा जी की शादी से लेकर मृत्यु तक हर चीज का इंतजाम तो मैंने ही किया था। और अब मोहित को आखिरी विदाई देनी पड़ रही है। उसको अग्नि के हवाले कर दिया गया। मेरी बहन अभी भी अपने ससुराल में ही रहती थी और मैं भी उससे मिलने आया करता था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी बहन सुरभि खड़ी थी। मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत बुरी तरह घबरा चुका था। सुरभि, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सुरभि रोते हुए कहने लगी, भाई, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया है। कहते हैं हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास एक बच्चा भी है। कल को इसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सारी रात सड़कों पर भटकती रही और जैसे तैसे इस घर तक पहुंची हूँ। अपनी बहन पर यूं जुल्म होता देख मेरी आंखों में गुस्से से खून उतर आया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बहन को घर बिठाया और सीधा उसके ससुराल जा पहुंचा। वहां उसके सास देवर से खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वो लोग कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, भाई मर गया, रिश्ता खत्म। ना तो अब इस दुनिया में मोहित है, ना ही उसका कोई हिस्सा मिलेगा। ये घर हमारा है, इसमें अब सुरभि का कोई हक नहीं, और ना ही उसके बच्चे को। मम्मी पापा ने ये सारी जमीन हमारे नाम कर दी है। अब तुम जा सकते हो, नहीं तो पुलिस बुलाकर धक्के देकर निकलवा देंगे। गुस्से से मेरा खून खौल उठा, पर मैं चुपचाप वहां से चला आया। मैं उसका भाई था और मैं अभी जिंदा था। अपनी बहन को सारी उम्र बैठाकर खिला सकता था और उन लोगों से कहीं बेहतर रख सकता था। फिलहाल मैंने सुरभि को अपने घर ले आया, लेकिन ये बात राखी मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने धीरे धीरे सुरभि से सारा घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फिर भी उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन मुझसे कहने लगी, हमें सुरभि की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। जवान है, खूबसूरत है, उसके लिए कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। मैंने ये सुना तो अपनी बहन से बात की, सुरभि तुम दूसरी शादी कर लो। पहली बार तुम्हारा नसीब खराब था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। सुरभि रोने लगी, अपने बेटे को गले से लगाकर बोली, मोहित मुझसे बहुत प्यार करता था
और सबसे ज्यादा अपने बेटे से। मोहित के मरने के बाद मैं उससे बेवफाई नहीं कर सकती। उसने अपने छोटे बच्चे को मेरी ओर कर दिया और रोते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा होगा जो मेरे बेटे से उतनी ही मोहब्बत कर पाएगा जितनी उसके अपने बाप ने की थी। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा कहने लगे, मेरा दूसरा पिता सौतेले बाप मुझ पर जुल्म करता है। मोहित तो उसे अपने जिगर का टुकड़ा कहता था। अगर मेरा दूसरा पति मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा, उसे डांटेगा, मारेगा, फिर भला मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी। मेरी बहन साफ इनकार कर चुकी थी कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी, तो मैं भी चुप हो गया। एक दिन पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला राखी माँ बनने वाली है। मैं तो खुशी से हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा सुरभि खुश थी। इतने साल बाद मेरे घर में खुशखबरी आने वाली थी। सुरभि कहने लगी, मैं सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगी और अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखूंगी ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन धीरे धीरे राखी भी मेरी बहन को नौकरानी समझने लगी। सारे काम उसी से करवाती, यहाँ तक कि अपने टांगे भी दबवाती, सर भी दबवाती। भगवान ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया था और जब मेरी बहन ने पहली बार उसे उठाया तो खुशी से रोने लगी, भगवान का धन्यवाद करने लगी। मंदिरों में रोज सुबह शाम भोग लगाया करती थी, बस अपने भतीजे और भाई की सलामती के लिए। पत्नी उसे डांट भी देती थी, झिड़क भी देती थी कि भगवान से प्रार्थनाएं क्यों करती है। मैं भी अपनी पत्नी की बातों में आकर सुरभि के लिए बुरा सोचने लगा था, लेकिन मेरी बहन, वो बस मुस्कुरा देती, माथे पर बल डालकर भी जवाब नहीं देती। राखी को भी लगा चुका था कि जो कुछ भी वह कहेगी मैं आंख मूंद कर मान लूंगा, फिर भी सुरभि ने कभी उफ तक ना किया, एक शब्द तक ना निकाला। मुझे खास फर्क नहीं पड़ा, मेरा सारा ध्यान तो अपने बेटे और उसकी माँ पर था। अब मेरा बेटा चलना फिरना भी सीख गया था, इतना काबिल हो गया था कि इधर उधर की बातें भी समझने लगा। लेकिन वह दिन भी आ गया जब उसने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वह दूसरों से सुनी हुई गालियां भी अपने मुंह पर ला दिया करता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं एक दिन सोचने लगा, मेरा बेटा गालियां सीखता कहाँ से है? ये जरूर अपनी माँ से ही सुनी होगी, क्योंकि राखी अक्सर गुस्से में मेरी बहन के बेटे को गालियां दिया करती थी, उसे कुत्ता तक कह दिया करती थी। मेरे बेटे ने भी यही गाली सीख ली थी। एक दिन जब मेरी बहन काम करके आए तो उसने खेलते हुए भतीजे को उठाकर उसकी गाल पर जोर से किस कर दिया। मेरा बेटा वहीं पर गुस्से में आग बबूला हो गया और अपनी बुआ को गाली देने लगा। वो तो अपनी बुआ को कुत्ता कहकर ही बुलाने लगा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरी बहन नाराज होने के बजाय हंस पड़ती थी। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसे बड़ी खुशी महसूस होती थी और वो एक बार फिर उसका गाल चूम लेती। वो उसे तंग करती रहती जब तक वो गालियां निकालता रहता और वो उसे चूमती रहती। अगर मैं अपने सामने ये सब होता हुआ देखता तो बेटे को डांट देता, और यही हुआ। एक बार जब मेरे सामने उसने सुरभि को गाली दी तो मैं फट पड़ा। खबरदार, जो दोबारा तुमने बुआ को गाली दी तो। मैंने उसे कड़ाई से डांटा। फिर राखी को भी झिड़क दिया, तुम इसे गालियां क्यों सिखाती हो? जब ये गाली निकाले तो इसे डांटो, मारा करो। पर राखी तो उल्टा मुझ पर ही उलझ पड़ी। कहने लगी, तुम्हारी बहन का लड़का हमेशा गाली देता रहता है, उसी से इसने ये सीखा है। तुम्हारी बहन अपनी औलाद को सर पर चढ़ा कर रखती है। हर टाइम मेरा बच्चा उसके साथ रहता है, उन्होंने ही इसे बिगाड़ा है। सच यही था कि राखी गालियां सिखाया करती थी, फिर भी मेरी दिलचस्पी अपनी बहन और भांजे में कम होने लगी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे भांजे स्कूल जाने के लायक हो गए। मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, भाई, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसका एडमिशन स्कूल में करवाना है। लेकिन तभी मेरी पत्नी, जो पास ही बैठी थी, फौरन खर्चों का रोना लेकर बैठ गई। महीने के खर्चों की किताब मेरे सामने खोलकर रख दी और कहने लगी, एक तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, 100 खर्चे हैं, कहाँ से पूरे होंगे? अगर ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे तो हमारे तो खर्चे ही पूरे नहीं हो पाएंगे।
मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। सब्र करो, रुक जाओ, 1-2 साल बाद करवा देंगे तुम्हारे बेटे का दाखिला, फिलहाल महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और मार्केट में किराएदार पैसे भी नहीं दे रहे हैं। सुरभि मेरा मुंह निहारती रह गई। शायद उसे अपने भाई से यह उम्मीद ना थी, जबकि सुरभि के कमरे में घुसने से पहले ही मार्केट के किराएदार ने पैसे दे दिए थे। आज ही मैं सब्जी और किराया लेकर आया था। मेरे हाथ में नोटों की गड्डी भी थी, जिसे मैंने जल्दी से तकिए के नीचे छुपा दिया था सुरभि के आने से पहले। मेरी बहन ने जब ये सुना तो वह जल्दी से कहने लगी, भाई, पहले ही मेरे बेटे की उम्र ज्यादा हो रही है, उसको तो 2 साल पहले ही एडमिशन करवाना था। अभी तक उसे स्कूल में नहीं डाला गया। बहुत लेट हो चुके हैं हम। उसकी पढ़ाई के हिसाब से हम उम्र बच्चे तो पहली क्लास में पढ़ रहे हैं। अब और कितना इंतजार करूंगी। मैंने कुछ नहीं बोला, और अगर कुछ बोलता भी तो उससे पहले ही राखी कहने लगी, अच्छा, अगर इतना ही शौक है पढ़ाने का तो जाओ अपने खर्चे से पढ़ाओ। मेरे पति पर क्यों जोर डालती हो? ये अपने बच्चे के खर्चे पूरे करें या तुम्हारे बच्चे का? मेरी पत्नी का इतना कहना था कि मेरी बहन चुप हो गई। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक बैग था। हमारे गांव में पुराना मकान मौजूद था जहां हम पहले रहते थे, लेकिन फिर इस शहर में शिफ्ट हो गए थे। बहन कहने लगी, मैं उसी घर में जाकर रह लूंगी। मैंने भी उसे नहीं रोका था और वह वहां चली गई। मैंने खर्च के नाम पर उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा था। गांव जाकर सबसे पहले उसने अपना जेवर बेचा। जेवर का कुछ हिस्सा बेचकर घर में सौदा मंगवा लिया और अपने लिए सिलाई मशीन भी खरीदी। फिर सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करने लगी। उसने अपने बेटे का एडमिशन भी करवा दिया। वह बहुत तेज था, वहीं बेटे को खुद पढ़ाने लगी थी। मुझे भी अपनी बहन से अब खास मोहब्बत नहीं रही थी। वह जिए या मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं और राखी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मैं 2 बच्चों का बाप बन गया। उधर मेरी बहन का बेटा हर साल अच्छे नंबरों से पास होता रहा और अब उसने 10वीं क्लास में टॉप कर लिया था। उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी और उसका एडमिशन सबसे महंगे कॉलेज में हो गया था। उसका सारा खर्च सरकार उठा रही थी क्योंकि वह हर क्लास का टॉपर था। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। इसी तरह उसने कॉलेज भी पास कर लिया और आगे की डिग्री पाने के लिए उसे विदेश जाने का मौका मिल गया। इसी सिलसिले में कुछ दिन के लिए मेरी बहन मेरे पास आकर रहने लगी थी। उस दिन जब मेरी बहन मेरे घर आई तो आकर मुझसे कहने लगी, भाई, पापा ने जो मार्केट मेरे नाम की थी वो मुझे दे दो। जो मार्केट में दुकान है उसमें से मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, ताकि मेरे बेटे को विदेश जाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पूरी सके। मैं उसे बेचकर पूरा करूंगी। मेरी सिलाई कढ़ाई से इतना पैसा नहीं आता कि मैं उसे दे सकूं। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरानी में पड़ गया। मुझे तो अब ऐशो आराम की आदत हो चुकी थी। उसी वक्त मेरी पत्नी बोली, तुम यहीं आ जाओ, हमारे पास रहो। तुम अकेले गांव में क्या करोगी? मेरी बहन को सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने सोचा बस इतने से ही उसका काम हो जाएगा। मैंने उसे पैसे दे दिए और उसका बेटा विदेश चला गया पूरे 5 सालों के लिए। मेरी बहन मेरी बात मान गई और उसी दिन से हमारे घर पर रहने लगी। अब वो खुश थी। कुछ दिनों बाद उसने अपना सामान भी शिफ्ट कर लिया। लेकिन फिर राखी ने मुझे लालच सिखा दिया। वह कहने लगी, अगर मार्केट अपनी बहन के नाम कर दोगे तो करोड़ों का नुकसान उठाओगे। अगर उसके बेटे को 5 लाख देकर चलता कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वह पढ़ लिख कर वापस आया और फिर कभी पैसे मांगे तो तुम क्या करेंगे? धीरे धीरे मेरे दिल में दौलत की हवस जागने लगी। राखी कहती रही, अगर ऐसे ही पैसे जाते रहे तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। फिर एक दिन हमने फैसला कर लिया, क्यों न सुरभि को ही मार दिया जाए। वैसे भी वह अक्सर बीमार रहती थी, मर जाएगी तो जान छूट जाएगी। ये सोचकर मैंने दूध का गिलास लिया,
उसमें जहर मिला दिया और अपने हाथों से अपनी बहन को देते हुए कहा, पी लो। मलाई वाला दूध है, मैंने घर में सबके लिए लाया था। मेरी बहन ने वह दूध बड़ी प्यार से पी लिया था। वह दूध पीती रही और साथ में यूं ही मुझसे बचपन की बातें करती रही। जैसे जैसे दूध के असर दिखाना शुरू कर दिया, मैंने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी थी और बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। मेरी बहन अंदर तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसके मुंह से झाग फर्श पर बिखर चुका था। कांच का गिलास था। मैंने सारे सबूत साफ कर दिए थे और जब वो मर चुकी थी उसके बाद मैं उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया, वो मर चुकी है। डॉक्टर को पता चल गया था कि उसने जहर खाया है, लेकिन मैंने डॉक्टर को समझा दिया मौत स्वाभाविक थी। उसने खुद को मार डाला। मैंने एक चिट्ठी भी लिख दी जिसमें उसके बेटे की झूठी कहानी गढ़ दी। बेटे से कहा, तुम्हारी माँ को तुम्हारे विदेश जाने का सदमा लग गया और वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैंने उसकी रिपोर्ट बदल दी, हार्ट अटैक की रिपोर्ट। डॉक्टर को पैसे देकर बनवा ली। सबसे ज्यादा मैं ही दहाड़े मार मार कर रोया था। मेरी बहन मर गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन दिल ही दिल में राखी और मैं खुश थे। चलो, जान छूटी। उसका बेटा विदेश से आया, अपनी माँ के लिए तड़प तड़प कर रो रहा था। माँ, तुम्हारा सपना मैं जरूर पूरा करूँगा। आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। जो सपना तुमने मेरे लिए देखा मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। मैं अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिता रहा था, लेकिन फिर मेरे बेटे जवान हो गए। उन्होंने कहा, हम विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केट बेचनी है। मैंने अपनी बहन वाली सारी मार्केट बेच दी। करोड़ों रुपए हाथ आए। सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया। दोनों बेटे विदेश जाकर सेट हो गए, कारोबार शुरू कर लिया और फिर कारोबार को और बढ़ाने लगे। अब उन्होंने ये घर और दूसरी मार्केट भी बेचने को कहा। मैंने मना कर दिया, लेकिन अब मैं कमजोर हो चुका था। बेटों के आगे कहाँ चलती थी मेरी। वैसे भी उन्होंने कह रखा था, हम आपको विदेश बुला लेंगे। मैंने अपना घर, मार्केट सब कुछ बेच दिया, बेटों को दे दिया, लेकिन बेटों को उसमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। मैं खाली हाथ रह गया था। बेटों ने वहीं जाकर अंग्रेजी मैडम से शादी कर ली। पत्नी ने जब देखा कि मैं कंगाल हो गया हूँ, तो जैसे तैसे बेटे से लड़कर खुद को जर्मनी बुलवा लिया और वहीं रहने लगी। पर राखी की हालत, उसकी हालत तो एक नौकरानी से कम नहीं थी। वह मेरे बेटों के बच्चों को संभालती थी, पूरा दिन घर में झाड़ू पोछा करती फिरती थी, बहू के इशारों पर नाचती थी। और अब वो वापस मेरे पास आना चाहती थी, पर मैं खुद यहाँ भिखारी बन चुका हूँ। बेटों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन वे पैसे तक नहीं भेजते। मजबूरी में एक दिन भूख से तंग आकर मैंने अपना मोबाइल तक बेच दिया और फिर मेरी किस्मत मुझे उसी मार्केट के हिस्से पर ले आई जिसे कभी मैंने बेचा था। अब मैं सारा दिन वहीं बैठा लोगों को आते जाते देखता रहता हूँ। मार्केट तो वैसा का वैसा ही आबाद है, लेकिन मैं उजड़ चुका हूँ। शायद मैंने अपने माँ बाप की वसीयत नहीं मानी होती, अपनी बहन को उसका हक दे दिया होता, उसका कत्ल न किया होता, तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। अरे मेरी बहन, वो तो मेरी गाली भी फूल समझती थी और मैंने क्या किया, अपने हाथों से अपनी ही खुशियों का गला घोंट दिया। और अब मैं एक भिखारी बनकर सड़कों पर भीख मांगता फिरता हूँ। लेकिन मेरा भांजा, वो विदेश से पढ़कर लौटा और आज बहुत ऊंचे ओहदे पर है। उसकी अपनी एक शानदार हवेली है। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका सामना करने से डर लगता है। आज मेरी बहन की अच्छाई की वजह से उसकी औलाद इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई और मैं एक अंधेरे गड्ढे में गिर चुका हूँ। वह आज भी अपनी माँ की बरसी पर करोड़ों का भंडारा करता है, गरीबों में दान करता है, और मैं उस इंसान से नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं कर सकता जिसके सर से मैंने उसकी माँ का साया छीन लिया था। कभी कभी सोचता हूँ ये सब मेरी ही करनी का फल है। मैं उसको देखकर बहुत खुश होता हूँ, लेकिन मैं कभी उसके सामने नहीं जाता।
मेरे गुनाहों की सजा तो मुझे और मिलनी चाहिए। मेरी कहानी सुनाने का मकसद यही था कि मैं तो अपने बुरे कर्मों की सजा काट रहा हूँ और आप लोगों को अपनी कहानी सुनाकर उन सभी बुरी चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। रिश्तों की कदर करना मेरे यारों, वरना लालच की आग तुम्हें भी अपने लपेटे में ले सकती है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, किसी भी रिश्ते को हद में ही अहमियत देनी चाहिए, चाहे वह पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो या फिर भाई बहन का। जहाँ आंख बंद करके किसी भी रिश्ते पर भरोसा किया जाता है, वहाँ पीछे कई रिश्तों की मौत भी हो जाती है। इसलिए हर वक्त अपने दिमाग और दिल को खुला रखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।